हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी नॉवेल नरेशन सीरीज़ चल रही है ऑफ अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स बाय खालिद हुसैनी। लास्ट टाइम हमने किया था चैप्टर नंबर 20। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी जंग के बीच में भी ज़िंदगी कुछ ऐसे छोटे पल देती है जो इंसान को कुछ देर के लिए सब कुछ भुला देते हैं। लैला की ज़िंदगी में भी ऐसा ही एक दिन आया। लैला, बाबी और तारिक एक डे ट्रिप पर निकले थे। बाबी ने पूरा प्लान बनाया था और एक टैक्सी ड्राइवर भी हायर किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बाबी ने लैला को ये नहीं बताया था कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। लैला के लिए ये ट्रिप एक छोटे से मिस्ट्री जैसा था। टैक्सी काबुल की सड़क पर आगे बढ़ रही थी। तभी सामने से सोवियत आर्मी के जीप्स और आर्मर्ड व्हीकल्स का एक लंबा कॉन्वॉय नजर आया। ड्राइवर्स ने टैक्सी को साइड में कर दिया और कॉन्वॉय को गुजरने दिया। लेकिन तारिक तारिक चुप रहने वालों में से नहीं था। वो टैक्सी की फ्रंट सीट की तरफ झुककर सोवियत सोल्जर्स को देखने लगा और मजाक उड़ाते हुए उन्हें चैलेंज करने लगा। उसकी आवाज़ में डर बिल्कुल नहीं था। वो उनके बड़े बड़े मिलिट्री व्हीकल्स और वेपन्स का मजाक बना रहा था और कह रहा था कि इतनी सारी मिलिट्री पावर के बावजूद वो अफगान रेजिस्टेंस को हरा नहीं पा रहे। लैला शायद थोड़ी सरप्राइज थी, लेकिन तारिक के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल था। उसके लिए हंसी और मजाक भी रेजिस्टेंस का एक हिस्सा था। कॉन्वॉय चला गया। कुछ देर बाद सोवियत कॉन्वॉय आंखों से ओझल हो गया। टैक्सी दोबारा अपने रास्ते पर चल पड़ी। लैला ने ड्राइवर से पूछा, और कितनी देर लगेगी? ड्राइवर ने बताया कि अगर रास्ते में और चेक पॉइंट्स या मिलिट्री कॉन्वॉयज ना आए तो लगभग 1 घंटा और लगेगा। सोचिए, एक सिंपल फैमिली ट्रिप भी अफगानिस्तान में इतना सिंपल नहीं था। हर कुछ दिन में चेक पॉइंट्स, सोल्जर्स और मिलिट्री कॉन्वॉय का सामना हो सकता था। ये पूरा ट्रिप असल में बाबी का आइडिया था। बाबी की सैलरी ज़्यादा नहीं थी और टैक्सी ड्राइवर हायर करना भी उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी उसने ये ट्रिप अरेंज किया। क्यों? शायद वो लैला और तारिक को वॉर और टेंशन से कुछ वक्त के लिए दूर ले जाना चाहता था। एक नॉर्मल सा दिल, एक फैमिली आउटिंग और कुछ देर के लिए ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ लैला, तारिक और बाबी हो। हसीना भी उनके साथ आना चाहती थी। उसने अपने फादर से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी। इसलिए इस जर्नी में सिर्फ ये तीन थे। मुझे इस सीन की सबसे खूबसूरत बात यह लगती है कि बाबी लैला को डेस्टिनेशन नहीं बताता, लेकिन उसके लिए ये एक यादगार दिन ज़रूर बनाना चाहता है। एक तरफ बाहर सोवियत आर्मी के टैंक्स, जीप्स और चेक पॉइंट्स हैं, और दूसरी तरफ एक फादर अपनी बेटी को एक नॉर्मल चाइल्डहुड देने की कोशिश कर रहा है। और तारिक का सोवियत कॉन्वॉय का मजाक उड़ाना भी एक इम्पॉर्टेंट है। जंग के सामने उसकी हंसी एक छोटी सी हिम्मत है। लैला की दुनिया में वॉर हर जगह है, लेकिन उस टैक्सी के अंदर कुछ देर के लिए सिर्फ एक फैमिली है, एक सफ़र है और एक छोटी सी खुशी है। और अब सवाल ये है, बाबी लैला को आखिर ले कहाँ जा रहा है? इस सफ़र का असली मकसद अगले सीन में सामने आता है। लैला, बाबी और तारिक सुबह 5 बजे से सफ़र कर रहे थे। टैक्सी काबुल से बाहर निकलती गई और लैला खिड़की से बदलते हुए लैंडस्केप को देखती रही। काबुल के पहाड़ों के बाद अब सामने डेजर्ट, कैनियंस और धूप से जली हुई ज़मीन थी। रास्ते में उन्हें मिट्टी के घर, वीट के फील्ड्स और कूची नोमैड्स के काले टेंट्स भी नज़र आए। लेकिन लैला की नज़र कुछ और चीज़ों पर भी पड़ती है। जले हुए सोवियत टैंक्स और टूटे हुए हेलीकॉप्टर्स के कैर्सेस। तब लैला को एहसास होता है कि असली जंग काबुल में नहीं बल्कि प्रोविंसेस में चल रही है। काबुल में अगर कभी कभी गन फायर सुनाई देती थी या सोवियत सोल्जर्स सड़कों पर नजर आते थे तो वॉर एक दूर की चीज़ लगती थी। लेकिन यहाँ वॉर हर जगह मौजूद थी। 2 और चेक पॉइंट्स क्रॉस करने के बाद टैक्सी एक वैली में पहुँचती है। बाबी लैला को दूर की तरफ देखने के लिए कहता है। वहाँ सूरज की रोशनी में लाल, पुरानी और मजबूत दीवारें खड़ी थीं। बाबी बताता है, इस जगह को शहर ए जोहक कहा जाता है, द रेड सिटी। ये कभी एक फोर्ट्रेस था। लगभग 900 साल पहले इसे इन्वेडर्स ने वैली को बचाने के लिए बनाया गया था। 13th सेंचुरी में चंगिस खान के ग्रैंडसन ने इस फोर्ट्रेस पर अटैक किया था, लेकिन वो खुद मारा गया। बाद में चंगिस खान ने
खुद इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। ड्राइवर खिड़की से सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहता है कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री कुछ और नहीं बल्कि एक इन्वेडर के बाद दूसरे इन्वेडर की कहानी है। मैसेडोनियंस, ससेनियंस, अरब्स, मंगोल्स और अब सोवियत। लेकिन फिर वो उन पुरानी टूट फूट चुकी दीवारों की तरफ देखता है। दीवारें खूबसूरत नहीं थीं, बैटर्ड थीं, पुरानी थीं, लेकिन अब भी खड़ी थी। ड्राइवर कहता है कि अफगानिस्तान भी उन्हीं दीवारों की तरह है, टूटा हुआ, खूबसूरत ना सही, लेकिन अब भी अपनी जगह खड़ा हुआ। बाबी बस इतना कहता है, इंडीड इट इज़। मेरे लिए ये सीन सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस दिखाने वाला सीन नहीं है। शहर ज़ोहाक यहाँ अफगानिस्तान का सिंबल बनता है। जिस तरह उसकी दीवारें बार बार अटैक्स के बाद भी खड़ी हैं, उसी तरह अफगानिस्तान भी सेंचुरीज से इन्वेजन्स और वॉर्स के बावजूद खड़ा है। और लैला के लिए ये जर्नी एक और चीज़ रिवील करती है। काबुल से बाहर निकलते ही उसे समझ आता है कि उसके देश की जंग कितनी गहरी और कितनी रियल है। ये पुरानी रेड सिटी जैसे लैला को एक साइलेंट मैसेज देती है, हम टूट सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम गिर भी जाएं। टैक्सी से शहर है ज़ोहाक देखने के कुछ देर बाद ड्राइवर फिर गाड़ी रोक देता है। बाबी लैला और तारिक से कहते हैं, चलो बाहर आओ, तुम दोनों को कुछ दिखाता हूँ। तीनों टैक्सी से बाहर निकलते हैं। बाबी सामने इशारा करते हैं और जैसे ही लैला और तारिक उस तरफ देखते हैं, दोनों हैरान रह जाते हैं। उनके सामने खड़े थे बमियान के 2 अजीम बुद्धा स्टैचूज। लैला ने उनकी तस्वीरें पहले देखी थीं, लेकिन असली में वो स्टैचूज उसकी इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा बड़े थे। ये दोनों बुद्धा सन ब्लीच्ड रॉक क्लिफ में तराशे गए थे। उनके आसपास पहाड़ियों में बहुत सारी केव्स बनी हुई थी। लैला इमेजिन करती है कि लगभग 2000 साल पहले इसी वैली से सिल्क रोड के कैरावन्स गुजरते होंगे। तारिक उन्हें देखकर बस इतना कहता है, मुझे बहुत छोटा महसूस हो रहा है। और सच में इतने बड़े स्टैचूज के सामने इंसान खुद को कितना छोटा महसूस करेगा, ये लैला भी समझ सकती थी। बाबी पूछते हैं, ऊपर चढ़ना है? लैला हैरान होकर पूछती है, स्टैचूज के ऊपर? बाबी मुस्कुराते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं, कम ऑन। तीनों चढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन ये क्लाइंब आसान नहीं था। तारिक के लिए और भी मुश्किल थी क्योंकि उसे अपने आर्टिफिशियल लेग के साथ चलना पड़ा। नैरो और वाइंडिंग स्टेयरकेस पहाड़ के अंदर से ऊपर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें डार्क केव्स और टनल्स दिखते हैं जो पूरी क्लिफ को हनी कॉम्ब की तरह कवर कर रहे थे। बाबी बार बार वार्न करते हैं, संभल कर चलना, ज़मीन डेंजरस है। कुछ जगह स्टेयरकेस बुद्धा की जाइंट कैविटी के बिल्कुल पास से गुजरती थी। नीचे देखो तो सीधा गहरा ड्रॉप। इसलिए बाबी कहते हैं, नीचे मत देखना, सीधे आगे देखो। चढ़ते हुए बाबी उन्हें बैमियन की हिस्ट्री बताते हैं। कभी बैमियन एक थ्राइविंग बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करता था। बाद में 9th सेंचुरी में ये इस्लामिक अरब रूल के अंडर आ गया। यहाँ के सैंडस्टोन क्लिफ्स में बुद्धिस्ट मंक्स ने क्लेव्स कार्व की थी। ये केव्स उनके लिए लिविंग हेडक्वार्टर्स और सेंचुरी का काम करती थीं। यानी लैला और तारिक जिस जगह खड़े थे वो सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ सदियों की हिस्ट्री, रिलीजन और डिफरेंट सिविलाइजेशंस के फुटप्रिंट्स एक ही पहाड़ में मौजूद थे। मुझे इस सीन में सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये लगती है कि बाबी सिर्फ लैला को अफगानिस्तान की वॉर नहीं दिखा रहे, वो उसे अफगानिस्तान का पास्ट भी दिखा रहे हैं। एक तरफ नीचे जले हुए सोवियत टैंक्स हैं और दूसरी तरफ हज़ारों साल पुरानी बुद्धिस्ट हेरिटेज। लैला को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि अफगानिस्तान सिर्फ वॉर और डिस्ट्रक्शन का नाम नहीं है, इस ज़मीन की अपनी एक बहुत पुरानी कहानी है और बमियान के ये जाइंट बुद्धा अपनी खामोशी में उस कहानी के गवाह हैं। बाबी लैला और तारिक को बताते हैं कि इन केव्स में कभी बुद्धिस्ट मंक्स रहा करते थे। उन्होंने इन केव्स की वॉल्स और रूफ्स पर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स भी बनाई थी। बाबी कहते हैं कि एक वक्त पर यहाँ हज़ारों मंक्स रहा करते थे। चढ़ाई के बाद जब वो लोग ऊपर पहुँचते हैं, तारिक थक कर हाँफ रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ नज़र आ रही होती है। बाबी अपना सर ऊपर करके एक जगह की तरफ इशारा करते हैं। वहाँ एक छोटा सा नीश बना हुआ था। फिर तीनों क्लिफ के एज के पास जाकर नीचे वैली की तरफ देखते हैं।
और जो नज़ारा उनके सामने था वो बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग था। नीचे पूरी बेमियान वैली हरी भरी फील्ड से ढकी हुई थी। बाबी बताते हैं कि यहाँ विंटर वीट और अल्फाल्फा उगाई जाती है। फील्ड्स के बीच पॉपुलर विलो के ट्रीज थे। छोटे इरिगेशन चैनल्स फील्ड्स के बीच से गुजरते थे। दूर छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे, कहीं लोग घरों की छतों पर काम कर रहे थे और नीचे मेन रोड पर छोटी शॉप्स, टी हाउसेस और रोड साइड वेंडर्स भी दिख रहे थे। लैला की नज़र और दूर जाती है। विलेज के बाद रिवर्स और स्ट्रीम्स, फिर रॉकी और डस्टी ब्राउन माउंटेन्स और सबसे दूर स्नो कवर हिंदू कुश। ऊपर आसमान एकदम क्लियर और स्पॉटलेस ब्लू था। सब कुछ इतना पीसफुल था कि लैला को छोटी छोटी चीज़ें भी नज़र आ रही थीं। वो कहती है इतना क्वाइट है। वो बर्ड्स और इंसेक्ट्स को देख सकती थी, लेकिन उनकी आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। फिर लैला कहती है ये वही चीज़ है जो मुझे यहाँ होने के बाद में हमेशा याद रहेगी। मुझे लगता है कि ये सीन लैला के लिए सिर्फ एक ब्यूटीफुल व्यू नहीं है। अभी तक उसकी ज़िंदगी में वॉर, फैमिली, ट्रेजेडी, लॉस ये सब बहुत ज़्यादा रहा था, लेकिन यहाँ बमियान की हाइट पर खड़े होकर उसे अफ़गानिस्तान का एक बहुत ही बिल्कुल अलग चेहरा नज़र आ रहा था, खामोश, खूबसूरत और ज़िंदा। और शायद इसीलिए ये मोमेंट लैला की मेमोरी में हमेशा के लिए रह जाता है। बमियान की ऊंचाई पर खड़े होकर लैला और तारिक उस खामोशी को महसूस कर रहे थे। तब बाबी ने लैला से कहा, मैं चाहता था तुम इस साइलेंस और पीस को एक्सपीरियंस करो, लेकिन साथ ही मैं चाहता था कि तुम अपने कंट्री के रिच पास्ट को भी देखो। बाबी कहते हैं कि कुछ चीज़ें बुक्स से सीखी जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ देखकर और महसूस कर कर समझी जाती हैं। तब तारिक एक हॉक की तरफ इशारा करता है जो विलेज के ऊपर आसमान में सर्किल बनाते हुए ग्लाइड कर रहा था। लैला को अचानक अपनी मम्मी का ख्याल आता है। वो बाबी से पूछती है, क्या आप मम्मी को कभी यहाँ लाए थे? बाबी हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं, बहुत बार, लड़के के पैदा होने से पहले भी और उनके पैदा होने के बाद भी। बाबी को अपनी बीवी का वो पुराना रूप याद आता है। मम्मी कभी बहुत एडवेंचरस थी, वो बहुत जिंदा दिल थी और बाबी कहते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी की सबसे लाइवली एंड हैप्पीएस्ट औरत हुआ करती थी। उन्हें मम्मी की हंसी याद आती है। बाबी कहते हैं कि शायद वही हंसी थी जिसकी वजह से उन्होंने मम्मी से शादी की थी। लैला के दिल में अपनी मम्मी के लिए एक नई टेंडरनेस पैदा होती है। उस मोमेंट से लैला के लिए बाबी की एक अलग मेमोरी बन जाती है। बमियान की रॉक्स पर बैठे हुए, हवा में उनके बाल हिल रहे हैं, सनलाइट उनके चेहरे पर है और वो मम्मी के पुराने खुशहाल दिनों को याद कर रहे हैं। फिर तारिक केव्स देखने के लिए जाने लगता है। बाबी उसे केयरफुल रहने को कहते हैं। तारिक दूर जाता है और उसकी आवाज़ केव्स में एको करती है, आई विल काका जान। लैला नीचे वैली को देखती रहती है, लेकिन तब बाबी की आवाज़ बदल जाती है। वो कहते हैं, आई मिस द बॉयज़ टू, यू नो, यानी कि उन्हें भी अपने बेटों की याद आ रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबी के लिए गम का एक्सप्रेशन मम्मी से अलग है। मम्मी अपना दर्द खुले आम एक्सप्रेस करती है, लेकिन बाबी अक्सर अपने इमोशंस को अंदर ही रखते हैं। फिर वो ये बात फाइनली एक्सेप्ट करते हैं, इट ब्रोक मी टू, द बॉयज टाइम, यानी कि मेरे बेटों की मौत ने मुझे भी तोड़कर रख दिया है। वो कहते हैं कि उन्हें अब भी अहमद और नूर की बहुत याद आती है। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब वो उन्हें याद ना करें। और यहाँ सीन बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि लैला पहली बार बाबी के दर्द को इतना क्लियरली देखती है। बाबी हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस खूबसूरत वैली के बीच अपने बच्चों की यादों के सामने उनके आंसू भी नहीं रुक पाते। मुझे सीन में सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये लगती है कि बमियान का पीसफुल लैंडस्केप और बाबी का हिडन ग्रीफ एक साथ यहाँ दिखाई गया है। लैला को अफगानिस्तान की खूबसूरत और हिस्ट्री दिखाने गए बाबी खुद अपने पास्ट की मेमोरीज में चले जाते हैं और लैला को ये समझ आता है कि सिर्फ मम्मी अपने बेटों को खोकर दुख नहीं हुई है, बाबी के अंदर भी उन्हें उतना ही दुख हुआ है। मतलब बाबी को भी उतना दुख हुआ है, पर उनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो डिफरेंट है।
तो मम्मी जो है अपना दर्द दिखा देती है, बट बाबी अपना दर्द जो है अक्सर वो है छुपा कर रखते हैं। बाबी कुछ देर तक बमियान वैली को देखते रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और लैला की तरफ देखा। वो कहते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे पास तुम हो लैला। हर दिन मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। और फिर बाबी एक बहुत इमोशनल बात कहते हैं। कभी कभी जब मम्मी के बुरे दिन होते हैं, उन्हें लगता है कि लैला ही उनके पास सब कुछ है। लैला उनके और करीब आ जाती है और अपना चीख उनके सीने से लगा देती है। बाबी जो नॉर्मली अपने इमोशंस को फिजिकली एक्सप्रेस नहीं करते, इस बार लैला के सर पर किस करते हैं और उसे ऑकवर्डली गले लगा लेते हैं। दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहते हैं। नीचे बमियान वैली फैली हुई थी। फिर बाबी एक ऐसी बात कहते हैं जो लैला के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। जितना मैं इस ज़मीन से प्यार करता हूँ, कभी कभी मैं इसे छोड़ने के बारे में सोचता हूँ। लैला पूछती है, कहाँ जाएंगे? बाबी कहते हैं, पाकिस्तान पहले। वहाँ 1 या 2 साल रुकेंगे जब तक उनके पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएं, और उसके बाद अमेरिका, शायद समुंदर के पास, शायद कैलिफोर्निया। बाबी कहते हैं कि अमेरिका में लोग उनकी मदद करेंगे। कुछ वक्त के लिए फूड और मनी भी मिल सकता है, जब तक वो खुद अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। फिर बाबी अपना एक छोटा सा ड्रीम लैला के सामने रखते हैं। वो काम करेंगे, पैसे सेव करेंगे और कुछ सालों बाद एक छोटा सा अफ़गान रेस्टोरेंट खोलेंगे। कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं, बस कुछ टेबल्स, अफ़गान रक्स, काबुल की पिक्चर्स और सबसे इम्पोर्टेंट, मम्मी का खाना। बाबी मुस्कुराकर कहते हैं कि अगर मम्मी वहाँ अफ़गान फूड बनाएंगी तो अमेरिकन रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगाकर खड़े होंगे। लैला भी इस ड्रीम को इमेजिन करने लगती है। लेकिन बाबी के लिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, लैला की एजुकेशन। वो कहते हैं कि अमेरिका में भी लैला की पढ़ाई रुकेगी नहीं। हाई स्कूल, फिर कॉलेज, और अगर लैला फ्री टाइम में रेस्टोरेंट में हेल्प करना चाहे तो ऑर्डर्स लेना या वेटर पिचर्स भरना जैसे छोटे काम कर सकती है, वाटर पिचर्स। लेकिन उसकी एजुकेशन सबसे प्रायोरिटी होगी। बाबी फिर एक और खूबसूरत फ्यूचर इमेजिन करते हैं। रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट होंगी, लोग अफ़गान फूड खाएंगे और उनका परिवार एक नई ज़िंदगी शुरू करेगा। मुझे लगता है बाबी का ये ड्रीम सिर्फ अमेरिका जाने का प्लान नहीं है। ये एक्चुअली एक ऐसी ज़िंदगी का ड्रीम है जहां वो अपने बच्चों को खो देने के बाद भी लैला को एक सेफ और बेटर फ्यूचर दे सके। बाबी अफगानिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें अपने कंट्री और उसकी हिस्ट्री से मोहब्बत थी, लेकिन वो समझ रहे हैं कि लैला का फ्यूचर सिर्फ पास से जुड़ा नहीं रह सकता है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच भी बाबी की प्रायोरिटी क्लियर है, लैला की एजुकेशन, उसका फ्यूचर और एक नॉर्मल ज़िंदगी। बाबी अपना ड्रीम लैला के सामने रखने के बाद कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। दोनों जानते थे कि ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना ही था, क्योंकि मम्मी अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। जब तक अहमद और नूर जिंदा थे, मम्मी के लिए अफ़गानिस्तान छोड़ना इम्पॉसिबल था। और अब जब दोनों बेटे शहीद हो चुके थे, उनकी कुर्बानी से बेवफाई जैसा लगता। लैला को ऐसा लगता है जैसे वो मम्मी की आवाज़ अपने दिमाग में सुन सकती। क्या तुम्हें उनकी मौत का कोई मतलब नहीं लगता? मेरी तसल्ली बस इतनी है कि मैं उसी ज़मीन पर चलती हूँ जिसे मेरे बेटों का खून अपने अंदर समाया है। इसलिए लैला समझ जाती है बाबी कभी मम्मी को छोड़कर नहीं जाएंगे। चाहे उनके बीच हस्बैंड वाइफ का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, बाबी फिर भी मम्मी के साथ रहेंगे। और लैला के लिए भी उनका फैसला अब क्लियर है, वो अफ़गानिस्तान में ही रहेंगे, वॉर ख़त्म होने तक भी। और वॉर के बाद जो भी होगा उसका सामना भी साथ मिलकर ही करेंगे। लैला को तब मम्मी की एक पुरानी बात याद आती है। कभी मम्मी ने बाबी से कहा था कि उन्होंने एक ऐसे आदमी से शादी की है जिसके पास कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। लेकिन मम्मी गलत थी। लैला अब समझ रही थी कि बाबी के अंदर एक ऐसी कन्विक्शन थी जो कभी नहीं बदलेगी, अपने फैमिली को छोड़ना नहीं। लंच में उन्होंने उबाले हुए एग्स, पोटैटोज और ब्रेड्स खाए
तारिक एक पेड़ के नीचे पास बहते हुए छोटे से स्ट्रीम के किनारे सो गया। उसने अपना कोट नीटली फोल्ड करके पिलो बना लिया था और हाथ चेस्ट पर क्रॉस करके सो रहा था। ड्राइवर आलमंड्स खरीदने के लिए विलेज चला गया और बाबी एक पेड़ के पास बैठ गए। वॉर, ग्रीफ और फैमिली के सारे दर्द के बीच कुछ देर के लिए सब कुछ सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल और पीसफुल था। मुझे लगता है कि इस सीन में बाबी का करेक्टर सबसे स्ट्रांगली सामने आता है। उनके पास एक बेटर फ्यूचर का ड्रीम था, पाकिस्तान, फिर अमेरिका, रेस्टोरेंट और लैला की एजुकेशन। लेकिन जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि मम्मी कभी अफ़गानिस्तान नहीं छोड़ेगी, तो वो अपना ड्रीम भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। और ये सेक्रीफाइस उनकी वीकनेस नहीं, ये उनकी कन्विक्शन है। बाबी शायद अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने फैमिली को अबैंडन भी नहीं करेंगे। और लैला के लिए शायद ये मोमेंट बाबी को समझने का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। बाबी एक पेड़ के नीचे बैठकर पेपर बैक बुक पढ़ रहे थे। लैला उनके पास ही स्ट्रीम के किनारे बैठी थी। बाबी ने जो बुक पढ़ी थी वो अर्नेस्ट हेमिंगवे की द ओल्ड मैन एंड द सी थी। एक फिशरमैन सेंटियागो की कहानी जो एक बहुत बड़ी फिश पकड़ता है, लेकिन वापस लौटते वक्त शार्क्स उस फिश को ऑलमोस्ट पूरी तरह खा जाती हैं। लैला ठंडे पानी में अपने पैर डुबोकर बैठी थी। ऊपर मॉस्किटोज की हल्की आवाज़ कॉटन वुड के बीच हवा में उड़ रहे थे और एक ड्रैगन फ्लाई स्ट्रीम के पास मंडरा रही थी। उसके विंग्स सनलाइट में कभी पर्पल, कभी ग्रीन और ऑरेंज जैसे चमक रहे थे। दूसरी तरफ कुछ लोकल हजारा लड़के सूखे हुए काऊ डंग के पीसेस कलेक्ट कर रहे थे और उन्हें बर्लैप सैक्स में भर रहे थे। कहीं दूर एक टंकी की आवाज़ आ रही थी और एक जनरेटर भी अचानक चल पड़ा। इस पीसफुल एटमॉस्फेयर में लैला को फिर बाबी का वो छोटा सा ड्रीम याद आ जाता है, समुंदर के पास कहीं एक नई जिंदगी। लेकिन फिर लैला रियलाइज़ करती है कि एक इम्पॉर्टेंट रीज़न से वो खुश भी नहीं है। वो खुश भी है कि उनका अमेरिका जाना पॉसिबल नहीं है। उसे गीती की याद आती है, गीती की सीरियस नेचर और उसके फनी विकेड लाफ्टर, और हसीना भी। लेकिन सबसे ज़्यादा उसे तारिक याद आता है। जब तारिक 4 हफ्तों के लिए गजनी चला गया था, तब लैला को हर दिन कितना लंबा लगा था। वो बिना तारिक के जैसे बैलेंस से बाहर हो गई थी। उस वक्त उसने रियलाइज़ किया था कि तारिक की एब्सेंस उसके लिए कितनी डिफ़िकल्ट है। और अब वो खुद से सवाल करती है, अगर तारिक परमानेंटली दूर चला गया तो वो क्या कभी कोप कर पाएगी? लैला को पता था कि अफ़गानिस्तान में तारिक के करीब रहना डेंजरस था। आखिर इसी कंट्री में बुलेट्स ने उसके अपने भाइयों को मार दिया था, इसीलिए लॉजिकली तारिक से दूर रहना शायद सेफर होता। लेकिन फिर लैला को खादिम याद आ जाता है और वो मोमेंट जब तारिक ने अपनी आर्टिफिशियल लेग का यूज़ करके खादिम का सामना किया था। बस उस तस्वीर को याद करते ही लैला के लिए दुनिया की कोई भी दूसरी चॉइस मीनिंगफुल नहीं लगती। उसके लिए तारिक के पास रहना ही सबसे सेंसिबल डिसीजन था। यहाँ लैला के इमोशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ अफ़गानिस्तान है, वॉर, डेंजर और लॉस है। दूसरी तरफ तारिक है, उसकी सेफ्टी, उसकी फ्रेंडशिप और उसका इमोशनल सपोर्ट। लैला जानती है कि तारिक के साथ रहना रिस्क है, लेकिन उसने ये भी रियलाइज़ कर लिया है कि तारिक के बिना ज़िंदगी उसके लिए और भी ज़्यादा अनबेरेबल होगी। और शायद इसीलिए लैला का दिल ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुका है। चाहे अफ़गानिस्तान कितना भी डेंजरस हो, वो तारिक से दूर नहीं जाएगी। 6 महीने बाद, अप्रैल 1988, एक दिन बाबी घर आए और उनके पास एक बहुत बड़ी खबर थी। उन्होंने एक्साइटमेंट में बताया, ट्रीटी साइन हो गई है जेनेवा में। अब ये ऑफिशियल है। सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान से निकलने का फैसला कर लिया था और बाबी के मुताबिक 9 महीने के अंदर अफ़गानिस्तान में एक भी सोवियत सोल्जर नहीं रहेगा। ये खबर सुनकर बाबी के लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था। लेकिन मम्मी बेड पर बैठी थी और उन्होंने इस खबर को सुनकर कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। वो सिर्फ कहती है, लेकिन कम्युनिस्ट रिजीम तो यहीं रहने वाली है। उनके लिए प्रॉब्लम सिर्फ सोवियत सोल्जर्स नहीं थे। अफ़गानिस्तान में अब भी नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट थी, जिसे मम्मी सोवियत बैक्ड रिजीम के रूप में देखती थी। मम्मी को लगता था कि सोवियत फोर्सेस के चले जाने का मतलब वॉर का एंड नहीं है। वो कहती है, नहीं, जंग जारी रहेगी, ये एंड नहीं है। बाबी उन्हें रीअश्योर करते हैं कि नजीबुल्लाह ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, लेकिन मम्मी फिर भी कन्विंस्ड नहीं होती। बाबी खुशी से कहते हैं, मम्मी
सच में जा रहे हैं। लेकिन मम्मी का जवाब बिल्कुल अलग था। वो कहती है कि लैला और बाबी चाहें तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक सेलिब्रेट नहीं करेगी जब तक मुजाहिदीन काबुल में विक्ट्री पैरेड नहीं निकालते। और इतना कहकर मम्मी दोबारा लेट जाती है और ब्लैंकेट अपने ऊपर खींच लेती है। मुझे लगता है कि यहाँ बाबी और मम्मी के दो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। बाबी के लिए सोवियत ट्रूप्स का जाना एक होप है, शायद अब अफगानिस्तान में पीस आ जाए, लेकिन मम्मी के लिए ये सिर्फ एक स्टेप है। उसका फोकस अब भी उनके बेटों अहमद और नूर की कुर्बानी पर है। जब तक उनकी नज़र में उनके बेटे जिस कॉज के लिए लड़े वो कॉज जीत नहीं जाता, तब तक उनके लिए वॉर ख़त्म नहीं होगी। और इसी डिफरेंस की वजह से एक ही खबर जो बाबी को होप के रूप में देख रही है, जबकि मम्मी उसमें अभी भी अनफिनिश्ड वॉर देख रही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 21 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 22। तो हमारी इस वीडियो को देखिए, यहाँ कमेंट करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।